तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पर। हम लोग दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दर्पण क्या है। आप लोग दर्पण को हिंदी में आईना कहते हैं। क्या कहते हैं? आईना, ठीक है। तो दर्पण का जो उत्पत्ति, दर्पण दो टाइप का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। आज जो हम लोग बात करेंगे वो गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। किस पे करेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण भैया दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अवतल दर्पण। क्या होते हैं? अवतल दर्पण। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या नाम है? अवतल दर्पण। और दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आप कहेंगे सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग को रहते हैं। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग इस पे कंफ्यूज, आप सिर्फ नहीं सभी लोग रहते हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि आप रहते हैं, बस इसका आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। एक ऐसा आपको ट्रिक हम देंगे जो आप जो प्रतिबिंब बनाने में आपको जो दिक्कत होता है, आपको याद करना पड़ता है फोकस पे, वक्रता केंद्र पे या आनंद पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ को हम बहुत इजी तरीके से आपको मात्र 2 मिनट में ही आप सारा प्रतिबिंब को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद ये सब जानते होंगे अवतल का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ। क्या होता है? धंसा हुआ। तो धंसने का मतलब आप अपना पेट भी ले सकते हैं, इसको ऐसे धंसा दीजिए तो ये हो गया अवतल, उठा दीजिए तो उत्तल। पेट को धंसा दिए तो अवतल और उठा दिए तो उत्तल। याद रहेगा, ठीक है। समझने का प्रयास भी करते होंगे फिर भी आप भूल जाते होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जानते भी होंगे। देखिए ये आपका क्या है, इसका यदि हम बात करें तो ये आपका प्रधान अक्ष है। यही प्रधान अक्ष है जिसको आप प्रिंसिपल पॉइंट भी अंग्रेजी में कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट। उसके बाद इसमें इसका जो बीच में बिंदु होता है उसको फोकस बिंदु आप कहते हैं। और इस प्रधान अक्ष और फोकस बिंदु के बीच में जो दूरी होता है आप उसको फोकस दूरी कह देते हैं। और जो सबसे लास्ट में बीच में होता है उसको वक्रता केंद्र कह देते हैं। और इसका यानी क्या था, प्रधान अक्ष मतलब पी और सी जो है यानी प्रधान अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये चीज़ आप सब जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ पे दर्पण पे टकराते हैं, यहाँ पे मान के चलिए अनंत पे कोई वस्तु, इसको तो हर वस्तु क्या होगा, वो फोकस से ही गुजरेगा। टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। तो फोकस से गुजरने के बाद ही वह प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पी को कहते हैं ध्रुव, एफ को कहते हैं फोकस बिंदु, छोटकी एफ को कहते हैं फोकस दूरी, आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। उत्तल है और उत्तल में जो है ना क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अब जानते होंगे एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब पूछता है और उसके बाद इसका कहाँ कहाँ यूज होता है उदाहरण पूछता है। तो ये चीज़ आपको जानना है। तो देखिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं बाबू क्योंकि यह जो है ना प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। इसीलिए मतलब ये कहता है आओ आओ आओ, सबको बुला के एक जगह क्या करता है, एक बिंदु पे मिला देता है, मतलब बैठा देता है। इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रतिबिंब। उसके बाद कहता है गाड़ी का जो हेडलाइट, अब गाड़ी का में लाइट होता है तो हेडलाइट कौन सा होता है, आप 4 चक्का गाड़ी के पास जाइएगा और वहाँ पे हेडलाइट खोजिएगा। खोजने के बाद जहाँ पे आपको हेडलाइट मिलेगा वही उसका क्या होगा, उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? अवतल दर्पण। तो हेडलाइट से आप क्या देखते हैं? हेडलाइट क्या होता है?
हेडलाइट जो है, आप गाड़ी देखे होंगे तो गाड़ी का जो शीशा आप देख रहे हैं ना, वो हेडलाइट नहीं है। तो गाड़ी में जो जहाँ से बल्ब जलता है, बल्ब देखे होंगे, आगे यदि बोलेरो वगैरह गाड़ी है तो उसका आगे पोर्शन पे जाइएगा तो दो जगह, एगो इधर लाइट लगा रहता है, एगो इधर लाइट लगा रहता है। वही लाइट में क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण, ताकि आप देखिएगा गाड़ी का लाइट यदि जलता है तो बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। मतलब वो एक बिंदु प्रकाश का लाइट को केंद्रित करके दूर तक भेज सकती है। तो गाड़ी का हेडलाइट। उसके बाद है दाढ़ी बनाने वाला। आप जो शीशा से दाढ़ी बनाते हैं वो नहीं, दाढ़ी सैलून में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो दाढ़ी बनाने वाला आपका जो रहता है दर्पण, वो दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। उसके बाद है सोलर लाइट। आप सोलर लाइट को देखते हैं, सोलर, या इसीलिए तो ये अभिसारी है। सोलर लाइट से आप समझ सकते हैं कि अभिसारी है या नहीं है। याद रखिएगा, सोलर लाइट जो है वह सूर्य का प्रकाश को एक बिंदु पे क्या करता है, केंद्रित करता है, और केंद्रित करके उससे ऊर्जा देता है। हम लोग को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो सोलर लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण, क्योंकि वह सूर्य का जो किरण आता है उसको एक बिंदु पे केंद्रित करता है। ठीक है, तो सोलर लाइट भी आप बोल सकते हैं। लेजर लाइट आप देखे होंगे, मेला वगैरह जाते होंगे तो लेजर लाइट का देखिएगा रोशनी बहुत दूर तक जाता है, वह भी एक ही बिंदु पे प्रकाश को केंद्रित करता है, इसीलिए उसका भी उदाहरण क्या है, लेजर लाइट आप बोल सकते हैं। आँख, कान, नाक या नली वाला जो डॉक्टर होते हैं वो सब सारा किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण। डॉक्टर वगैरह के पास जो टॉर्च होते हैं, टॉर्च में भी टॉर्च होते हैं, टॉर्च में भी अवतल दर्पण लगा रहता है। मगर आप यह चीज़ नहीं खोज सकते हैं कि अवतल दर्पण टॉर्च में कहाँ लगा रहता है। यदि मेरे पास होता तो आपको हम बता सकते थे अवतल दर्पण कहाँ लगा। आप लोग देखते हैं उसका जो शीशा होता है आगे वाला, उसी को आप दर्पण बोल देते, बेशक वो दर्पण नहीं है। तो याद रखिएगा, ये भी चीज़ आप खोजिएगा घर में, अवतल दर्पण। वो टॉर्च, यदि आपके घर में टॉर्च होगा तो टॉर्च से आप खोज सकते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद है दूरबीन। दूरबीन में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। अब है टॉर्च। टॉर्च के बारे में हम आपको बात कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो रोड पे लगे परावर्तक लैंप। आप रोड पे दिन में चलते होंगे, दिन में तो नहीं दिखाई देता होगा, रात में जरूर दिखाई देता होगा, वो लाल चमकता है या पीला, क्या कहते हैं, पीला चमकता है, तो उसमें कोई लाइट लगा हुआ नहीं रहता है। जब वह प्रकाश आता है उसके कारण वह चमकता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है लाइट को। तो आप रोड पे जाके देख सकते हैं। तो आपको छोटा मोटा जो रोड है गांव गली में उसमें नहीं मिलेगा, हाईवे वगैरह पे आपको जाना होगा, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो गाड़ी में जो पीछे देखने वाला, आप देखते हैं मोटरसाइकिल में पीछे देखने के लिए, बलेरो में, स्कॉर्पियो में पीछे देखने के लिए जो दर्पण का यूज किया जाता है वो क्या है, वो आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण को आप पहचान सकते हैं, मगर आप गाड़ी का अवतल दर्पण को पहचानने का प्रयास कीजिएगा, ये मेरा आपसे सलाह है। तो समझ गए। और गाड़ी में जो दो शीशा लगा रहता है वो सिर्फ पीछे देखने के लिए रहता है। पीछे इसलिए देखने के लिए रहता है कि पीछे से यदि कोई गाड़ी आ रही है या दूर से आ रही है, नज़दीक से आ रही है, तो आपको क्लियर दिखाई दे। इसका नाम है अपसारी। उत्तल को हम लोग अपसारी बोल सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, प्रकाश को बिखराव करता है, क्या करता है, फैला देता है। और आपका अवतल क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, एक बिंदु पे लाता है और एक बिंदु से निकलता है, मतलब फैलता है। इसीलिए इसको पीछे देखने में यूज किया जाता है, क्योंकि यह बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता है। यदि हम कहें कि आपको कि गाड़ी के जो पीछे देखने वाला दर्पण है उसमें अवतल लगा दें, तो अवतल क्या करेगा, वो केंद्रित करेगा, एक जगह दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। ये क्या करता है, फैला के बहुत बड़ा दिखाता है। आपको पता चल जाता है, अनुभव लगता है कि पीछे से भी गाड़ी आ रही है, वह तेज़ी से आ रही है, कितना दूर में कौन कौन चीज़ है, इसीलिए इसको पीछे देखने में उत्तल दर्पण कर। उसके बाद लालटेन आप देखे होंगे, लालटेन का जो शीशा होता है ना वो भी उठा हुआ होता है, इसीलिए लालटेन का शीशा से भी आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। लालटेन का शीशा देखिएगा, बीच में बहुत पतला, शुरू में बहुत पतला, बीच में थोड़ा मोटा होता है, फैला तरह का। तो इसीलिए उसका आकार बनाया गया, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करे, फैला सके, इसलिए लालटेन भी आप उदाहरण रख सकते हैं।
उसके बाद अपसारी दर्पण तो आप समझ गए, अपसारी का मतलब फैलाना, ठीक है। अब आपको हम मेन चीज जो होता है वो चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भैया, अवतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब का स्थान। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कहाँ वस्तु रखें और कहाँ प्रतिबिंब बन गया, उस चीज को सीखेंगे, ठीक है, बिना कोई किताब, बिना कुछ। अब बस इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो आप घर में 2-4 बार इसको अपने से कोशिश कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 6 जगह रख सकते हैं, वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं, और यह वस्तु 6 जगह रखने के बाद 6 जगह प्रतिबिंब भी बनाती है। आप जान रहे हैं कि ई अवतल दर्पण है क्योंकि धंसा हुआ है, ठीक है। इसका देखिए ई बिंदु का आप कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, मतलब प्रधान अक्ष। इसको आप कह दिए फोकस, इसको आप कह दिए वक्रता केंद्र, और जो ई बच गया इसको आप कह दिए अनंत। कोई दिक्कत? तो इसमें जो बीच में दूरी है इसको आप कह सकते हैं फोकस दूरी, ठीक। और ई जो बचा आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ई आप क्या कह देते हैं वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार हम आपको बताते हैं, यदि कोई भी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे? अनंत पे रखते हैं। देखिए अनंत पे रखते हैं तो अनंत का नंबर हम 1 दिए हैं, तो मतलब अनंत पे रखें 1 नंबर में, तो वह जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? ये आपका हो गया वस्तु रखने का, इधर हो गया प्रतिबिंब, ठीक है, ये प्रतिबिंब। अब देखिए कहाँ, तो यदि अनंत पे रखते हैं तो आपको वस्तु फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? देखिए 1 नंबर हम यहाँ दिए, तो मतलब फोकस पे बनेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु को यदि हम सर अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस। अब आप कह सकते हैं कि सर अनंत पे वस्तु तो बहुत बड़ी है, फोकस पे बहुत छोटी है, इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं कि आपको याद नहीं करना पड़े। अनंत पे यदि वस्तु बहुत बड़ी होगी तो फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा के साथ उल्टा बनेगा। देखिए आ गया, फोकस पे कैसा? उल्टा बनेगा। अनंत पे वस्तु रखने पर प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, मतलब फोकस, हाँ ठीक है, फोकस पे बनेगा, और फोकस पे कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहें कि वस्तु को रख देते हैं, वस्तु को रख दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लिख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के के बीच में। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलिएगा सर प्रतिबिंब जो बनेगा वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो लिख देते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब कैसा बनेगा ये भी लिख सकते हैं आप, कैसा बनेगा? तो सर अनंत और फोकस, अनंत और वक्रता केंद्र पे वस्तु रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, तो वस्तु क्या होगा? ऑटोमेटिक छोटा होगा। देखिए ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे बहुत छोटा होगा, और छोटा होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। तो याद रख सकते हैं आप। उसके बाद हम वस्तु के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे बनेगा, और वक्रता केंद्र पे बनेगा। वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। और कैसा इसका प्रकृति होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कहाँ पे रखने पर? वक्रता केंद्र पे रखने पर। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो हम क्या देते हैं यहाँ पे? लिख देते हैं वक्रता केंद्र पे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है।
अब हम बात करें कि वक्रता केंद्र हो गया। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं सर, फोकस और वक्रता केंद्र के यदि बीच रखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या पर रख रहे हैं, वस्तु की यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत यानी वक्रता केंद्र, सी लिख देते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु का प्रकृति क्या होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब हम वस्तु को रख देते हैं फोकस पर। यदि आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। फोकस पे रखने पे कहाँ बना, अनंत पे। फोकस पे यदि रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बनेगा और वस्तु का प्रकृति क्या होगा, वस्तु का प्रकृति होगा उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति क्या होगा, वस्तु से उल्टा और बहुत बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार एक और जगह बच गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे फोकस दूरी, फोकस बिंदु और पी मतलब प्रधान अक्ष के बीच रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से सीधा, वस्तु के सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार आपको लिखना है और इस तरह आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम थोड़ा सा आप और 1 मिनट का समय दीजिए, हम आपको खूब बढ़िया से और एक बार करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यदि कहें आपको तो ऐसे आप कॉपी में, अपना कॉपी में ऐसे बनाइएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा और एगो ऐसे प्रधान अक्ष दे दीजिएगा, मतलब पोल दे दीजिएगा और इस जगह का नाम आप जानबे करते हैं पी रहता है और इस जगह का नाम आप फोकस रख दीजिएगा, इस जगह का नाम वक्रता केंद्र रख दीजिएगा और इस जगह को अनंत आप बोल दीजिएगा, इन्फिनाइट। अब देखिए वस्तु को रखा कैसे जाता है, तो आप यदि अनंत पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, देखिए अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू, फोकस पे। तो कैसा बना, तो छोटा बना, आप जान रहे हैं 1 नंबर का, 1 नंबर यहाँ पे दे दिए। अब वस्तु को हम कहें कि रख देते हैं, ऐसे ही बनेगा, इससे छोटा प्रतिबिंब लेना है। यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के यदि बीच रखते हैं तो इसको 2 नंबर दे दिए तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसके बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा। उसके बाद हम कहें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा होगा, प्रतिबिंब और वस्तु का जो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर। अब यदि हम बात करें कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख देते हैं सर, कौन, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा इसको हम कितना नंबर दिए, 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यदि 4 लेते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के यदि बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको 4 नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप कहें कि वस्तु को फोकस पे रख दीजिए तो फोकस पे यदि वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसको आप 5 नंबर दे दीजिए, इधर भी 5 नंबर दे दीजिए। अब एक जगह और बचता है, यदि पोल और फोकस के बीच में यदि रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब जो होगा वह क्या बनेगा, काल्पनिक होगा और वस्तु से क्या, सीधा होगा। काल्पनिक होगा और वस्तु से सीधा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा, ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं काल्पनिक आभासी, काल्पनिक आभासी जी सीधा और बड़ा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सीधा होगा और बड़ा होगा। और इस सारा क्या होगा, ये सब देखिए यहाँ पे बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है ना, बड़ा और
उल्टा बनेगा। आप इधर से शुरू कीजिएगा और इधर से छोटा करते जाइएगा। मतलब कहते हैं कि घटते क्रम में हो गया, इधर से आप बढ़ते क्रम कह सकते हैं। घटते घट लिख देते हैं घटते क्रम ऐसे, और इधर से आप कह सकते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। यदि ऐसे आप याद रखते हैं, ये 6 हो गया आपका, ये 6 हो गया। यदि ऐसे याद रखते हैं तो आपको नहीं भूलिएगा। जैसे आपको पूछेगा कि फोकस पे यदि कोई वस्तु रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब, तो आप यदि याद है आपको 5 नंबर, सॉरी यहाँ पे 5 होगा बाबू, हाँ 5 नंबर, तो 5 नंबर आप बता दीजिए। 2-4 बार घर में यदि कर लेते हैं ना, तो हमको नहीं लगता है आपको वो टेबल जो दिया हुआ वो याद करना पड़े। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले दिन कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर बताएंगे। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय।